नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। चीन ने अरुणाचल के 5 भारतीयों को रिहा कर दिया है। पीएलए ने अरुणाचल के 5 भारतीयों को पकड़ा था। चीन ने 5 नागरिकों को भारतीय सेना को सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर है। आखिरकार कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पीएलए ने अरुणाचल के 5 भारतीयों को पकड़ा था। गलती से वो चीन की सीमा में चले गए थे और उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन अब चीन की तरफ से जाहिर तौर पर भारत की ओर से दबाव बहुत ज्यादा था। कोशिश लगातार थी कि अपने तमाम लोगों को, 5 भारतीय जो पकड़े गए थे, उनको सुरक्षित महफूज तरीके से वापस लाया जाए। इसकी कोशिश लगातार मंत्रालय की तरफ से भी और सेना की तरफ से भी की जा रही थी। बैठकों का दौर भी लगातार चला। चीन ने अरुणाचल के 5 भारतीयों को आखिरकार रिहा किया है। पीएलए ने अरुणाचल के 5 भारतीयों को पकड़ा था। आपको बता दें कि गलती से ये पांचों भारतीय चीन की सीमा में चले गए थे और आखिरकार ये बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने अरुणाचल के 5 भारतीयों को सुरक्षित, सही सलामत, महफूज तरीके से हिंदुस्तान को सुपुर्द कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। चीन ने अरुणाचल के 5 भारतीयों को रिहा कर दिया है। पीएलए ने अरुणाचल के 5 भारतीयों को पकड़ा था। गलती से वो उस तरफ चले गए थे और उन्हें पकड़ लिया गया था। हालांकि तमाम जांच पड़ताल के बाद में, तमाम दबाव के बाद में चीन की तरफ से इन 5 अरुणाचल प्रदेश के लोगों को रिहा कर दिया गया है और भारत को सौंप दिया गया है। 5 भारतीयों को, अरुणाचल प्रदेश के 5 भारतीयों को पीएलए ने पकड़ लिया था। चीन ने 5 नागरिकों को भारतीय सेना को आखिरकार सौंप दिया है। अरुणाचल के 5 भारतीयों को रिहा किया गया। यह हिंदुस्तान की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके का इस समय माहौल है, उसमें 5 भारतीयों को रिहा करना अपने आप में ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो ताकत लगाई गई, जो दबाव लगातार बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं अब काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चीन ने अरुणाचल से पकड़े हुए 5 भारतीयों को, जो हिंदुस्तानी हैं, वो गलती से उस तरफ चले गए थे, उन्हें छोड़ दिया है। संजय सिंह, न्यूज वन इंडिया पॉलिटिकल एडिटर, अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, 5 भारतीयों को पीएलए ने पकड़ा था, गलती से वो उस तरफ चले गए थे, उन्हें छोड़ा गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये चाइना की जो रणनीति आज की तारीख में चल रही है जी। ये उस पे जो बॉर्डर पे एलएसी पर जो एक तनाव चल रहा है और उसे मुंह की खानी पड़ रही है, तो उसको लेकर के वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहा है। अपनी जितनी भी बॉर्डर उसकी लग रही है हमारे राज्यों से, चाहे वो अरुणाचल हो या फिर उत्तराखंड हो या सिक्किम हो, तो उसी की कड़ी में इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। जो भारत के जो रक्षा रणनीतिकार है, वो इसी चीज से जोड़कर देख रहे हैं कि जो 5 भारतीय नागरिकों को उसने पकड़ रखा था और इतने दिनों तक रखा था, एक दबाव बनाने की रणनीति और ये भी दिखाने की रणनीति उसकी है कि अरुणाचल प्रदेश में भी डिस्प्यूट है एलएसी को लेकर के, और हम अभी भी उसको मानते नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे एरिया को मानते नहीं है जो भारत में है। तो दबाव बनाने की रणनीति है और इंटरनेशनल स्तर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। चलिए संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 46 लाख के पार पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 97,570 मरीज सामने आ चुके हैं। 1201 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। नए आंकड़ों के साथ में अब तक 46,59,985 मरीज सामने आए हैं। 36,24,197 एक्टिव मामले हैं। 77,472 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। खबर लखनऊ से है, जहां स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी की बड़ी उछाल। जी हां, इमेजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में यूपी ने अपनी नई जगह बनाई है। 10 राज्यों के साथ में श्रेणी में शामिल हुआ उत्तर प्रदेश में लागू की जा चुकी है नई स्टार्टअप नीति। आपको बता दें, नई स्टार्टअप नीति के तहत में बनाए जाने हैं 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें से एक मेडिकल क्षेत्र में एसजीपीजीआई में बनाया जाएगा। दूसरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आईआईटी कानपुर ने प्रस्ताव दिया है। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया जाना है।
खबर आगरा से, जहां नकली मोबी ऑयल और मिलावटी पेट्रोल बनाने पर बड़ा खुलासा। आगरा में बड़े पैमाने पर बेची जा रही थी मिलावटी पेट्रोल। शाहदरा के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर ग्राहकों का जोरदार हंगामा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पेट्रोल पंप के मालिक ने मिलावटी पेट्रोल होने से अपना पल्ला झाड़ लिया है। थाना एटमदौला क्षेत्र के शाहदरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पेट्रोल पंप के मालिक ने मिलावटी पेट्रोल होने से सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ लिया है, किनारा कर लिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और मिलावटी पेट्रोल नहीं बेचा जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। नकली मोबी ऑयल और पेट्रोल बेचने का पूरा मामला है। आगरा में बड़े पैमाने पर बेची जा रही थी। शाहदरा के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर ग्राहकों ने जोरदार हंगामा काटा। पेट्रोल पंप के मालिक ने मिलावटी पेट्रोल होने से पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है। नकली मोबी ऑयल और मिलावटी पेट्रोल बनाने का बड़ा खुलासा। शाहदरा के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर ग्राहकों ने जोरदार हंगामा काटा। तो लगातार आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। नकली मोबी ऑयल और मिलावटी पेट्रोल बनाने का बड़ा खुलासा। आगरा में बड़े पैमाने पर बेची जा रही मिलावटी पेट्रोल। शाहदरा के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर ग्राहकों का हंगामा। तो वहीं आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है, एक फरार है। एसएसपी बबलू कुमार के नेतृत्व में मुठभेड़ हुई है। एतमादपुर इलाके में हुई बदमाशों से मुठभेड़। तो एसएसपी बबलू कुमार के नेतृत्व में मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। एतमादपुर इलाके में हुई बदमाशों से मुठभेड़। बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हुआ है और एक मौके का फायदा उठाकर फरार हो चुका है। एसएसपी बबलू कुमार के नेतृत्व में यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, एक मौके से फरार। एसएसपी बबलू कुमार के नेतृत्व में मुठभेड़ हुई। यूपी के कौशाम्बी में दबंगों की दबंगई। दबंगों ने शराब खरीदने गए युवक को जमकर पीटा है। आपको बता दें, दबंगों ने युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश में जुट चुकी है। का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश में जुट चुकी है। यूपी के कौशाम्बी में दबंगों की दबंगई। जो मंजनपुर थाना क्षेत्र का वायरल हो रहा है, शराब के ठेके पे मारपीट की घटना हुई है। इस पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। खबर प्रयागराज से, जहां पूर्व सांसद अतीक अहमद पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। हाईकोर्ट के पास में अवैध संपत्ति पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें इस दौरान के हम आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट के पास में अवैध संपत्ति
पर चला ये बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। छविनाथ यादव पर गाली गलौज करने का आरोप लगा। दलित महिला की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। मारपीट समेत SC/ST धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। जिला अध्यक्ष के 3 करीबियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना इलाके का मामला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर आजमगढ़ से है, जहां फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने स्वास्थ्य विभाग के चौकीदार पर किया हमला। लोगों को पहुंचता देखकर फायरिंग करते फरार हुए हमलावर। दबंगों की दबंगई की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई। 18 लोगों पर FIR दर्ज की गई। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लगातार कोविड हॉस्पिटल से आ रहे फीडबैक को देखते हुए झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड वार्डों का खुद निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगभग सभी चीजें दुरुस्त पाई गईं, लेकिन शौचालय में सफाई की आवश्यकता लगी, जिसको जिलाधिकारी ने साफ करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर पर और ICU में भर्ती अन्य मरीजों के लिए स्वास्थ्य की विस्तृत रूप से जानकारी ली गई है जिलाधिकारी के द्वारा। लगातार आ रही है फीडबैक, उसको देखते हुए आज मेडिकल कॉलेज झांसी की औचक निरीक्षण किया गया था, मुख्य रूप से कोविड वार्ड का। आज की तारीख में हमारे कोविड वार्ड पे लगभग 90% की बेड की कैपेसिटी फिल हो गई थी, जो अंदर जाने के बाद दूसरे तल पे, तीसरे तल पे, चौथे तल पे, 5वें तल पे ICU वार्ड्स का निरीक्षण किया गया था। कोविड आइसोलेशन वार्ड्स का निरीक्षण किया गया था। मौके पर पेशेंट्स का भी फीडबैक लिया था। बहुत सारी वीडियोस भी बनी गई थी। मुझे तो ये बात कहना बहुत ज़रूरी है, अंदर की साफ़ सफाई में तो कोई कमी नहीं है। एक टॉयलेट है जिसकी सफाई होना बाकी है, वो तो करा रहे हैं। ICU की मेंटेनेंस पे तो कोई कमी नहीं है। मुख्य रूप से ICU में जितने भी लोग हैं इन्वेजिव वेंटिलेटर पे, वो सब बुज़ुर्ग लोग हैं। लगातार फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां कंगना रनौत के समर्थन में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। CM उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ में पोस्टर जलाए गए हैं। कर्णी सेना की महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंती जादव ने अगुवाई की है। संजय राउत होश में आए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, कुंती जादव ने नारे लगाए हैं। देखिए, हम लोगों ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना और ये संजय राउत जी का पुतला फूका है। और क्यों फूका है? क्योंकि ये लोगों ने महिला, जो कि कंगना रनावत जी हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, पर वो पहले एक महिला है, उनको इन लोगों ने अपशब्द कहा है, जो हम सभी भारतीय कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज उन लोगों को चेतावनी के रूप में यहाँ उनका विरोध प्रदर्शन किया है। और उन लोगों को चेतावनी, खुली चेतावनी भारतीय कर्णी सेना दे रही है कि अगर आप लोग अभी भी होश में ना आए तो आगे जो कुछ होगा उसके अंजाम के लिए आप लोग तैयार रहें। देखिए, हम लोगों ने महाराष्ट्र मुख्य तो CM उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ में पोस्टर जलाए गए। कर्णी सेना की महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंती जादव ने अगुवाई की। कंगना रनौत के समर्थन में महिलाओं ने मोर्चा खोला है। CM उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ में पोस्टर लगाए गए हैं। कर्णी सेना की महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंती जादव ने अगुवाई की है। तो संजय राउत
और उद्धव ठाकरे के पोस्टर्स यहां फाड़े गए हैं, जलाए गए हैं। कंगना रनौत के समर्थन में महिलाओं ने मोर्चा खोला। सीएम उद्धव ठाकरे और संजय रावत के पोस्टर जलाए गए हैं। कर्णी सेना की महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कुंती जादौन, जिनकी अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे बिहार चुनाव पर। हमारे साथ में सोनपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी हेम नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। हेम नारायण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। सर, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही। सर, सबसे पहले बिहार चुनाव से ही शुरुआत करते हैं कि आखिरकार बहुत विपक्षी दलों ने भी तमाम सवाल उठाए कि कोरोना काल में क्या चुनाव कराना इतना जरूरी था। इसको लेकर आपकी राय क्या है? राय है कि कोरोना की बिहार में जो स्थिति है जी, अब वह कंट्रोल में है। जो यहाँ की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा जी, जो अभियान चलाया गया, यहाँ पर जो इलाज के लिए जो व्यवस्था की गई वो बहुत काफी थी और कोरोना काफी कंट्रोल है। चुनाव का माहौल है, इसमें मैं समझता हूँ कि कोरोना से कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर। इसके साथ ही ये भी हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये मुद्दे बिहार के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं आने वाले चुनावों में? मैं सबसे पहले बता दूं कि आज जेपी नड्डा जी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए हुए हैं पटना में जी, और उन्होंने कहा कि बिहार में जो बदलाव हुआ है, जो विकास हुआ है, बहुत पहले जब हम आते थे तो हमको कहीं जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, बहुत समस्या होती थी। लेकिन आज जो विकास का दौर बिहार के सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास किया है, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच में हैं। ठीक है, विकास के मुद्दे को लेकर बेसिकली आप जानना चाहते हैं। बीजेपी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपकी सीधे तौर पर जहां तक हमें अभी तक पता चला है कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की विचारधारा से जुड़ने का और बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए क्या प्रेरित करता है सर आपको? क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव की बात करें और नीतीश कुमार की बात करें, 15-15 साल का कार्यकाल रहा है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो बेहतर परिस्थिति आपको जाहिर तौर पर बीजेपी में लगती है? क्या ऐसे बेहतर काम है जो आपको लगता है बीजेपी ने किए हैं अभी तक बिहार में? भारतीय जनता पार्टी के हम लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को भी हमने देखा है। बिहार में जो जंगल राज था वो हमने देखा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार जब बिहार में आई है तो आने के बाद जो यहाँ की स्थिति और परिस्थितियां बदली है, बहुत बेहतर स्थिति में बिहार को इन लोगों ने लाया है। इसलिए जहाँ संभव है कि लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार का तो कहीं तुलना नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर सर आप विधायक बनते हैं, मान लीजिए, क्योंकि आपकी ये ख्वाहिश भी है और आप लड़ना भी चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जिस पर काम नहीं हुआ है? कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जिसे आप करना चाहेंगे विधायक बनने के बाद? काफी कुछ काम है। अभी आदरणीय दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो योजना चलाया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, काफी समय उसको हुआ है, बहुत रोडें सड़कें जो है सो टूट गई है। काफी अभी बिहार में बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ की स्थिति से काफी आमजन प्रभावित हैं। तो इन सब कामों की जरूरत है। विधायक बनने के बाद इन सबको प्राथमिकता के आधार पर इस पर काम करने के प्रयास करो। सर, बिहार बाढ़ का आपने जिक्र किया। बाढ़ की परिस्थिति हमेशा कोई भी सरकार हो वो ऐसी ही क्यों बनी रहती है? आपने ये भी जिक्र किया कि मैंने लालू का राज भी देखा है और नीतीश कुमार का राज हम देख ही रहे हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको लगता है कि बाढ़ से जो आपदा आती है, जो लोग बेघर हो जाते हैं हर साल,
यही त्रासदी देखने को मिलती है। उसमें आपको लगता है कि कोई परिवर्तन आ पाया है या कोशिश ही नहीं की गई, या इतना जो बजट है वो लगाए नहीं? चलिए, हमारा संपर्क टूट चुका है, हम फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बिहार चुनावों को लेकर जाहिर तौर पर हमारी चर्चाएं यहाँ लगातार तमाम प्रत्याशियों से होती रहती हैं कि आखिरकार चुनावों को लेकर इस बार क्या मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस समय परिस्थिति बिहार में हम देख रहे हैं, कोरोना और उसके बाद में बाढ़, दो आपदाओं के साथ में कहीं ना कहीं बिहार इस समय जूझ रहा है। तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार इस बार जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।